हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदर्स में, जहाँ को पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है करण भी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी। और हम एनाटॉमी यूनिट 1 पार्ट 8 में आज आ चुके हैं। इससे पहले हमने पार्ट 7 तक पूरे कर लिए थे और आज सेल का आखिरी पार्ट है। इसके बाद में हम सेल डिवीजन शुरू कर देंगे। आज पार्ट 5 है। इसके बाद में आपको है ना PYQ लगाना है, जिसको मैंने यूट्यूब पे ही जो प्ले लिस्ट है उसमें अपलोड कर दिया है, तो उसमें जाके आप PYQ लगा लेना सेल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक देख लेते हैं जो हम पढ़ेंगे। आज है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और कोरोप्लास्ट हम दोनों मतलब कोरोप्लास्ट हम नहीं पढ़ेंगे, मेन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ही पढ़ना है हमें। लेकिन मैं कंपैरिजन के दोनों एक साथ लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पे समझना। दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सिमिलर होती है। पहली चीज़, दोनों में अगर आप देखोगे ना माइटोकॉन्ड्रिया और कोरोप्लास्ट में, तो दोनों में आपके पास क्या होता है पता है? डबल सर्कुलर DNA होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, याद रख लेना। दूसरी चीज़, दोनों में प्रोटीन्स होते हैं। तीसरी चीज़, दोनों में राइबोसोम्स होते हैं। पूछा जाता है कौन से होते हैं, तो सबको पता ही होगा। वैसे तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, 70s होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक चीज़ मैं बोलूँ ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए और सेमी इसके लिए क्लोरोप्लास्ट के लिए, तो आप बोल सकते हो कि सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि क्योंकि इसके पास खुद का DNA है, इनके पास खुद का प्रोटीन है, राइबोसोम्स है, तो आप बोल सकते हो सेमी ऑटोनोमस है। और ये भाई साहब PYQ क्वेश्चन है, इसको याद ही रख लेना। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ कि नए नए माइटोकॉन्ड्रिया और नए क्लोरोप्लास्ट बताऊँ कैसे बनते हैं। पुराने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से, पुराने जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, उनमें डिवीजन होता है जिससे नए बनते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल के क्या है, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखोगे तो उसमें भी आप जैसे बैक्टीरिया को उठा लो, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें भी 70 राइबोसोम होता है। ठीक है, डबल सर्कुलर DNA होता है। ठीक है, बताया मैंने। और इसके अलावा वो भी डिवीजन के जरिए नए बैक्टीरिया बनाता है। तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे बनाता है। तो यहाँ पे एक आपके पास एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होती है, जो कि ये बताती है कि जो नए मतलब ये बताती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ना, वो बैक्टीरिया से ही डेवलप हुए हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा, उसी से आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट क्या हो गए, डेवलप हो गए, बन गए। ऐसा ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताती है, जिसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो हम आगे बात कर लेते हैं हमारी किसकी अब बस हम माइटोकॉन्ड्रिया की अब हम बात कर लेते हैं। पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया की अब हमें बात करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बनाता हूँ बढ़िया सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भाई साहब ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ओके भैया, ठीक है। ओके, और बताओ भैया। अरे और तो सब बढ़िया। नहीं, इसमें बताओ इसमें क्या होता है। अरे बहुत ईजी चीज़ें हैं, समझ लो अभी। इसको मैं थोड़ा सा यार यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे, है ना। थोड़ा डायग्राम बड़ा होना चाहिए हमारा। ओके, ये तो बहुत ख़राब लग रहा है ना। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको बना लेना है ना। ये दिख रहा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो जो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सीखना है ना। ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ओके, क्या है ये? आउटर, OUTER, आउटर में लिख रहा हूँ बस। आउटर मेम्ब्रेन में आपके पास क्या होते हैं? ठीक है, यहाँ पे आना पोरिन्स। मतलब आउटर मेम्ब्रेन जो है ना वो सबको परमिट करेगी। इसमें छिद्र है तो ये सबको परमिट कर देगी। इनर मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। ठीक है, याद रखना, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये इनर मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमेबल होती है। इसके बारे में भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये क्या है? इनर, ये इनर INER नहीं सॉरी इंटर। ये क्या है? ये इंटर। इंटर क्या है? मेम्ब्रेनस स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना, है ना। इसके बाद में मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि ये जो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बच्चा, ये इसको अपन बोलते हैं क्या? इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? अगर आपको किसी को पता हो तो बता दो यार, अच्छा रहेगा। सिस्टर ने बोलते हैं, सिस्टर, CISTA, सिस्टर। सिस्टर ने तो नहीं बोलते, सिस्टर ने किसी और को बोलते थे, बताओ। गोल की बॉडी मन में आता था। ये सिस्टर है, सिस्टर। ठीक है, CISTA, सिस्टर। ठीक है, और क्या बोलूँगा मैं आपको, यहाँ पर है ना इस तरीके का डबल सर्कुलर DNA आपको बना देना है। इस तरीके का बना देना, ये डबल सर्कुलर DNA होता है। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। कौन से होते हैं बता दो यार मुझे? 70s होते हैं। और ये क्या है? डबल सर्कुलर DNA इस तरीके का मैंने बना दिया है। ठीक है, और क्या होता है भैया यहाँ पे और बता दो? तो यहाँ पे अफ नॉट अफ वन पार्टिकल होते हैं, और ये अफ नॉट अफ वन पार्टिकल ही मेन होते हैं जो क्या करते हैं? ATP को बनाते हैं। आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है ना, याद रख लेना। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास क्या होता है आपको पता होगा। ये एफ नॉट पार्टिकल ओनली फॉर इसी जगह पे होंगे। यहाँ पे जो मैंने बनाया है ना, कहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो मैं कहाँ पे बनाया था। इस चीज़ को समझना, यहाँ पे नहीं होगा एफ नॉट अपन पार्टिकल। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ है बे? हाँ ये रहा। इधर नहीं होता है ना, इधर अपन अफ नॉट पार्टिकल नहीं होगा। वो बस ये जो सिस्टर है ना, सिस्टर है, उसी के ऊपर आपके अफ नॉट अपन पार्टिकल होते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया? हाँ भैया, समझ में आ गया, है ना।
तो अपना और अपन पार्टिकल को भी हम देख लेंगे। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको डबल सर्कुलर डीएनए बता दिया, राइबोसोम बता दिया, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, सिस्टर्न क्या है। अब एक और चीज़ बच गई, जो भी लिख लो यहाँ पर यार, मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, मैट्रिक्स MATRIX। ठीक है, MATRIX लिख देना भैया। ठीक है, अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, देखो समझ में आता है। डायामीटर अगर आपको कुछ पूछ लें, डायामीटर DIA मतलब डायामीटर कितना होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, लेंथ पूछ लें, ये तो DIA डायामीटर हो गया 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ नहीं है, बस वो 1 माइक्रोमीटर, ये सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग 8.2 लग रहा है भैया। ये रो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। ये एल का मतलब क्या है, लेंथ। लेंथ कितनी होती है, 1 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है भैया। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इनर मेम्ब्रेन की। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई आपके पास वापस। इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो भाई साहब याद रखना कि सेलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब ये क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों होती है सेलेक्टिवली परमेबल, क्योंकि इसमें ये याद रखना ना भैया, इसमें होता है कार्डियो लिपिड्स, इसमें कार्डियो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं ना, इसलिए सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है। ओके ओके, इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अब मैं आपको एक बताने वाला हूँ, भाई साहब वाली चीज़ है ना। भाई साहब का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि PYQ। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स होता है, मैंने आपको लिखा था मैट्रिक्स होता है। तो भाई साहब मैट्रिक्स में पता है आपको क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में होते हैं आपके पास क्या, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम होते हैं किसके लिए, TC है। ठीक है, TCA साइकिल के लिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आपका TCA साइकिल होगा। ठीक है, तो उसके लिए एंजाइम प्रेजेंट होंगे। क्रेब साइकिल होगा, तो क्रेब साइकिल के लिए भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर TCA साइकिल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल होता है, तो उसके लिए एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये समझ गया मैट्रिक्स में। अगर आपको बोले कि बताओ मतलब ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर TCA साइकिल के लिए एंजाइम प्रेजेंट होगा और क्रेब साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट होगा, या ना मैट्रिक्स में होगा। और अगर आपको पूछ ले कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में जो ETC होती है, ETC का मतलब एक्सेट्रा, अरे नहीं रे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के लिए एंजाइम कहाँ पे होते हैं, तो यार ना इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, इनर, तो भाई साहब जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें आपके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। वो किसके लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के लिए होते हैं, जिसको आप ETC भी बोल सकते हो। ठीक है भैया। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं अफनोट अपन पार्टिकल का, थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो यार, इस तरीके का कुछ आपका डायग्राम होता है। ये होता है बेस। ठीक है, इसके बाद में ये आता है इस तरीके का आपका ऊपर से, है ना। यहाँ पर आपके पास क्या होता है पता है, यहाँ पे ATP सिंथेस होता है। ATP सिंथेस एंजाइम होता है, यहाँ से आपके पास ATP बन के निकल जाती है, सबको पता ही होगा, है ना। और ये ATP सिंथेस एंजाइम है, देख लेना। ये क्या है, ये हेड है। ये क्या है, ये स्टाल्क है। ठीक है, इजी चीज़ें थी। हाँ भैया, इजी चीज़ें थी। इसको अपन बोलते क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको अपन अफनोट अपन पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अफनोट अपन पार्टिकल। अफनोट अपन पार्टिकल, अफनोट अपन PARTIC पार्टिकल। ठीक है, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, मोआड ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ये ऑक्सीसोम याद रख लेना, पूछा जाता है, ऑक्सीसोम। इसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ठीक है, अपनोट अपन पार्टिकल को ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल ये भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पावर ऑफ द सेल तो है सही, है ना। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी, अभी वापस बता देता हूँ, नोट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, एपो, अब तो याद आ गया होगा भैया, हाँ आ गया, एपोपोटोसिस। इसको मतलब, इसका मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है, प्रोग्रामिंग सेल डेथ में बता चुका हूँ, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है, अब एक चीज़ वो लिख लो, मैं पहले भी अभी मैं बताया था, इस चीज़ को मैं लिखवा भी देता हूँ। देखो जो नया माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, मैं बता चुका हूँ वैसे तो, न्यू माइटो
माइटोकॉन्ड्रिया, नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा, ठीक है, तो बाय बाइनरी फिजन, जैसे आपके बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होते हैं ना, है ना, वैसे यहाँ पे भी बाइनरी फिजन होगा। तो नया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बाइनरी फिजन के जरिए बनता है, ठीक है ना, बाइनरी फिजन ऑफ किसके, प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग माइटो, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो एग्जिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बाइनरी फिजन होगा और उससे नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। ये तो बैक्टीरिया के फंक्शन है, ठीक है, वही की वही फंक्शन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिल है, तो यहाँ पे या भी लिख लो भैया। सबसे नंबर पे कौन सा है, नंबर 1 पे है न्यूक्लियस, दूसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेकंड लार्जेस्ट है ना, तो याद रख लेना सेकंड लार्जेस्ट है ये, ओके। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, राइबोसोम, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा पाया जाता है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये सेल में क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को मतलब मेंटेन रखते हैं, ठीक है। बताओ कैल्शियम को स्टोर कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और कैल्शियम के लेवल को कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखना CONTROL कंट्रोल, कैल्शियम +2 मतलब कैल्शियम +2 आयन जो है ना उसके लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कहाँ पे कंट्रोल करेगा, इन दी सेल में, ओके भैया। हाँ, फिर आपके पास क्या था, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सो, अब बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये तो मैं PYQ में बोलूँगा आप लोगों को, PYQ लिख लो ये तो, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का मतलब वही वो जो आपकी एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है ना, एरोबिक, एनारोबिक नहीं, एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके ग्लूकोज को तोड़ते हो, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इसको बोलते हैं, ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म या एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको अपन बोलते हैं। और भाई साहब ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया, वो भी RRB में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, याद रख लेना इसको, है ना। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, फिर बोल रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलो चाहे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बोलो, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इससे क्या बनता है, ATP बनता है, ठीक है, याद रख लेना। ATP बनता है, वाटर भी बनता है और CO2 भी बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टीरॉयड सिंथेसिस, ये स्टीरॉयड भी बनाता है, ठीक है। तो ये भी, ये सारे फंक्शन लिखा रहा हूँ मैं, फंक्शन में लिख लो माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। तो STEROID स्टीरॉयड सिंथेसिस, अलग अलग स्टीरॉयड बनाएगा। और ये भी आपके भैया वही बात है, PYQ में पूछा गया है, RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन जो लगातार मैंने बताया आपको वो बता दिए मैंने PYQ में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम, एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये देख लो। देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ATP मिल ऑफ सेल, ATP बनाता है, ATP मिल की मिल मतलब खदान है। सेकंड लार्जेस्ट बता चुका हूँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसका रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड, ये इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, उनका रेशियो याद रखना 1:1, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड का रेशियो 2:1। तो इनर मेम्ब्रेन में रेशियो कितना है, ये रेशियो याद रख लेना भैया, फिर बोल रहा हूँ रेशियो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेशियो कितना होता है ना, तो लिपिड और प्रोटीन इज टू लिपिड रेशियो इनर मेम्ब्रेन 1:1, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड का रेशियो जो है 2:1 होता है, ठीक है। फिर सेमी ऑटोनोमस आप जानते हो, स्वेजल शेप, ये स्वेजल शेप का होता है, याद रखना स्वेजल शेप का होता है। साइड 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेजल शेप फिर बोल रहा हूँ, है ना। साइड 4 ये इंपॉर्टेंट लगा, तो फिर क्या बोलोगे भैया, बताया नहीं, मैं बता चुका हूँ, स्वेजल शेप बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सर स्पेलिंग नहीं दिख रही है, अरे लो रे यार, बस। साइड फॉर एरोबिक या फिर आप ऑक्सीडेटिव जो आपका था मैंने बताया था, उसके लिए भी उसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बोलो चाहे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन बोलो, बात एक ही है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। याद हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, साइड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प इन विलोजेनेसिस, यॉल्क सिंथेसिस, यॉल्क जानते हो, यॉल्क, यॉल्क के बनाने, यॉल्क को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया क्या, विटिलो जेनेसिस के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको राइट डाउन करो ना। फर्स्ट स्टेप ऑफ हेमी सिंथेसिस, फर्स्ट स्टेप ऑफ हेमी सिंथेसिस में यहाँ पे होती है। तो देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको और बता दिए कि भाई हेमी सिंथेसिस की फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, विलो सिंथेसिस मतलब वॉल्क फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म सबको पता रहता है, फैटी ये बनाएगा, ठीक है। एस्पिरेशन देख लोगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखनी यार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं, बस इतनी याद रख लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब याद हो जाएगी ऐसी चीज़ें। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट मोस्ट ऑफ द ATP, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ATP बनाता है ये। रेस्पिरेशन हिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर रिफर्स टू द पावर ऑफ, पता है तो सबको, ठीक है। cells that used ATP at high rate such as this found in, देखो ये कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे आपके लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, मसल्स हो गए, तो उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपका दिल हो गया, हृदय, तो उसमें भी ज़्यादा होगा ये, ठीक है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है,
इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एज ऑफ सीरीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टर होते हैं इसमें, है ना। सेंट्रल फ्लूइड कैविटी होती है, इनक्लोज इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप जानते हैं, मैट्रिक्स में कौन से एंजाइम होते हैं, किसी टीसीए के लिए, एक और कौन सा क्रेब्स साइकिल के लिए, और मैं अगर ईटीसी के लिए कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसकी याद रखना ना, इनर मेम्ब्रेन में होता है उसके लिए एंजाइम, ठीक है। फिर सिस्टर जो है, सिस्टर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वापस एक पॉइंट आ गया, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, है ना। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन द रिएक्शन डेट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेल एटीपी, है ना, इसलिए और मेटाबॉलिक और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, तो सारी चीज़ें, वाटर CO2 और एटीपी बनता है ना। तो ये हो गया आपका, इसको देख लेना डायग्राम को। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट एंड अर्ली रोल इन, एवोकाडो से बता चुका हूँ ये, द ऑर्डली जनरेटेड प्रोग्राम दैट सॉल्व, ये बहुत बात बता दिया मैंने आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो PYQ बनता है, बात बोल चुका हूँ मैं, ये PYQ है ना। लाइक परोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट, देखो जैसे परोक्सिसोम होते हैं ना, परोक्सिसोम मैंने कल पढ़ाया था शायद, वहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखाना रह गई थी परोक्सिसोम में, कि परोक्सिसोम सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, या तो मैंने लिखा दिया होगा, अगर नहीं लिखा तो वहाँ पे जाकर लिख लेना कि जो परोक्सिसोम होते हैं ना, मैंने शायद लिखा दिया था, है ना। तो परोक्सिसोम खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं ना, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद रेप्लिकेट कर सकता है, और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, इसलिए मैंने आपको बताया भी था। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओवन DNA, खुद का DNA होता है, इसलिए इसको अपन सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये भी क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है आपके पास न्यूक्लियस, तो यार न्यूक्लियस को ऐसे जल्दी तो ना पढ़ेंगे, एक चीज़ आपकी बची हुई है, वो सिम्बायोटिक थ्योरी तो बची हुई है ना भैया। तो पहले सिम्बायोटिक थ्योरी हम आपको बताते हैं कि क्या है ये थ्योरी, क्यों है ये थ्योरी, कैसे है ये थ्योरी, तो हम आपको कुछ समझाते हैं। देखो क्या होता है, सिम्बायोटिक थ्योरी को समझने की कोशिश करना। ये समझ लो एक बैक्टीरिया है ना, ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है, ये एक बड़ा सा होस्ट सेल है। तो ये क्या करेगा, ये जो होस्ट सेल है ना, इस बैक्टीरिया को निगल जाएगा, ठीक है, निगल जाएगा, ठीक है। तो ये होस्ट सेल था, इसने इसको निगल लिया, बड़ा सेल था, उसने छोटे सेल मतलब बैक्टीरिया को निगल लिया। बैक्टीरिया की आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना। हाँ भैया, ये तो हमें पता है, निगल लिया इस बैक्टीरिया को। तो अब क्या होगा पता है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इस बैक्टीरिया को जैसे इसने निकला तो इस बैक्टीरिया का डाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन डाइजेशन नहीं होता है ना, डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया का डाइजेशन नहीं हुआ, ऐसा समझ लो कि बैक्टीरिया को डाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर ये जो होस्ट सेल है इसके अंदर बैक्टीरिया जिंदा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में पता है क्या बनेगा, इनमें एक बेनिफिशियल पार्टनरशिप बनेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आपने जैसे लाइकन, ठीक है, आपने माइकोराइजा, वैसे यहाँ पे एक बेनिफिशियल क्या बन चुकी है, पार्टनरशिप बन चुकी है, जिसको अपन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं ना। तो वो यहाँ पे एसोसिएशन हो चुका है, किसके बीच में, होस्ट सेल के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में, है ना, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, पार्टनरशिप बन गई। तो अब इससे किसको क्या फ़ायदा है, एक बार हम फ़ायदा की बात कर लेते हैं। तो भाई इससे होस्ट को क्या फ़ायदा होगा, जो बड़ा होस्ट सेल है, तो वो मतलब होस्ट क्या कर रहा है ना, सेफ एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो इससे बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा है कि भाई उसको तो क्या मिल रहा है, सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है ना। तो होस्ट का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि होस्ट उसको क्या प्रोवाइड करा रहा है, तो होस्ट उसको प्रोवाइड करा रहा है सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड करा रहा है, सेफ एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन, आपके बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये तो होस्ट की बात हो गई। अब हम बैक्टीरिया को देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है ना वो होस्ट को क्या प्रोवाइड कराएगा, भाई बैक्टीरिया से होस्ट को क्या फ़ायदा है। तो देखो यहाँ पर, देखो बैक्टीरिया में आपके पास, इसको अगले पेज पे समझ लेते हैं, है ना। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो देखो बैक्टीरिया दो तरह के आपको पता होंगे, कुछ होते हैं क्या, जो मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। दूसरा फोटोसिंथेसिस, PHOTO, फोटो मतलब फोटो खींचना नहीं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो भाई साहब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, ATP बनाएगा, ठीक है, ATP बनाएगा, और ये किसको दे देगा, होस्ट सेल को दे देगा। तो होस्ट सेल को क्या मिल रही है, ATP मिल रही है ना, तो होस्ट सेल का फायदा हुआ नहीं हुआ, हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी ATP बनाएगा, और ये ATP किसको मिल जाएगी, होस्ट सेल को, तो फायदा हो रहा है ना। हाँ भैया फायदा हो रहा है। तो अब एक चीज़ समझना, मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर वो जो बैक्टीरिया जो जिसको होस्ट सेल ने निकला या खाया, अगर वो बैक्टीरिया आपका एरोबिक बैक्टीरिया है, क्या है, वापस बोल रहा हूँ, AEROBIC, वो होस्ट सेल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो अगर एरोबिक बैक्टीरिया है ना, तो वो बैक्टीरिया में बदल जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। किसमें बदल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भाई साहब जो मैं आपको बताना चाहता था वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको क्या बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बैक्टीरिया से बने होते हैं। तो बता दिया ना, अगर बैक्टीरिया जिसको होस्ट सेल ने निकला अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाएगा, और अगर समझ लो वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो किसमें बदल जाएगा, सबको पता है अब तो भैया, क्लोरोप्लास्ट में, CHLO CHLORO प्लास्ट, ठीक है, CHLORO
एक सेकेंड, इसको स्पेलिंग को से लिख लेते हैं, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट में। ये तो समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। चलो यार अब कुछ और नया सीख लेते हैं। तो बस ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी तो जो मुझे तो समझाना चाहता था। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। तो भाई साहब न्यूक्लियस जो है इसको हम देख लेते हैं शुरुआत से यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है आज का, मतलब फिर इसके बाद में सेल कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। फिर बस मज़े करो हैं। नहीं भैया क्वेश्चन लगा लेना, मैंने क्वेश्चन के लिए वीडियो डाल दिया होगा अब तक तो, है ना। तुम जाके देख लेना एक बार, चेक कर लेना, नहीं आया होगा तो थोड़ी देर में आ जाएगा। डिस्कवर किसने किया, तो भाई साहब डिस्कवरी तो सबको पता ही होती है, इसको किस में लिखना है वो भी तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। किस में लिखना है पता है ना, हाँ भैया पता है किस में, साइंटिस्ट वाली नोटबुक में, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन, जो नाम भी मैंने ब्राउन में लिखा है, ये तो कॉन्सिडेंस हो गया है ना, रॉबर्ट ब्राउन। क्रोमेटिन मटेरियल नेम गिवन बाय, यहाँ पे ना इसके पास में क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, उसके अंदर तो क्रोमेटिन मटेरियल नेम किसने दिया था, है ना। तो ये भी आप लिख लो, किसने दिया था, अगर किसी को पता हो तो यार बता दो यार, मुझे अच्छा लग जाएगा, ठीक है। टर्म, ठीक है, गिवन बाय, किसने दिया था, वो कौन थे वो महाशय, तो फ्लेमिंग था, फ्लेमिंग। कौन था, फ्लेमिंग था, ठीक है भैया। अब आता है कि ये जो आपके न्यूक्लियस होते हैं, है ना, इन न्यूक्लियस के बारे में और क्या देखें हम, तो यार डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देखो यार डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है तो सबको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक है। तो ये आपके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, याद रख लेना, ओके। इसके बाद में आप क्या याद रखोगे, इसके बाद में हम याद रखेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है बच्चा, कि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका नाम तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, हाँ भैया सुना है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ न्यूक्लियोलस जो है क्या वो कोई ऑर्गेनिल है, अगर तुम बोलते हो हाँ तो भाई साहब तुम गलत हो। पहली बात तो ये मेम्ब्रेनलेस होता है, इट इज़ मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कोई ऑर्गेनिल नहीं है, नॉट ए ऑर्गेनिल, ठीक है। ये कोई सेल ऑर्गेनिल नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसको सेल ऑर्गेनिल मान लेते हैं, नहीं भैया ये कोई सेल ऑर्गेनिल ही नहीं होता है। ये होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन। तो भाई साहब ये होता कुछ नहीं है, ये क्लस्टर होता है किसका, प्रोटीन का। आपके डीएनए होता है ना, डीएनए उसका, और आरएनए का। तो ये भाई साहब याद रख लेना, ये कोई ऑर्गेनिल नहीं है, ये बस एक क्लस्टर मतलब गुच्छा है किसका, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए का, ठीक है। ओके भैया, इसका मेन काम क्या है, ये साइट होता है किसके लिए, साइट, ठीक है, ऑफ आरएनए, ठीक है। जो आपका आरएनए है, ठीक है, और प्रोटीन है, तो उसको ये बनाएगा, ठीक है। जिसका ये बना हुआ होता है उसी को ये बनाता भी है, PROTEIN, स्पेलिंग तो लिख लोगे ना, या फिर मैं लिखूँ, देखो PROTEIN, ठीक है। तो भाई साहब साइट होता है किसका, RNA और प्रोटीन का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देखो RNA मिलकर आगे क्या बनाएगा, राइबोसोम। तो आप बोल सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इज कॉल्ड, याद रखना न्यूक्लियस क्या कहलाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। और राइबोसोम फैक्ट्री किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो RNA बनाता है, और RNA बनाएगा क्या बनाएगा, आपका राइबोसोम भी बनाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस को अपन राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। अब नोट पॉइंट लिखो, क्या, न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड कैरियोलेमा, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, मैंने आपको बताया था डबल मेम्ब्रेन होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और अंदर वाली मेम्ब्रेन में पोर्स नहीं होते, मतलब वही बात है, बाहर वाली जो होती है वो सेमी परमेबल होती है, और सॉरी बाहर वाली परमेबल होती है, सबको परमिट करती है, अंदर वाली सेमी परमेबल होती है, वही माइटोकॉन्ड्रिया वाली चीज़ है यहाँ पर भी, है ना। अब एक चीज़ याद रखना, नोट पॉइंट, कि जो मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, भाई साहब ये कैसा चल रहा है पेन है, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अरे भाई साहब, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो भाई इसको कैरियोलेमा भी बोलते हैं। लिखो आपके कहाँ पर, एनाटॉमिकल टर्म में कैरियो लिखो, KARYO, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और लेमा का मतलब मेम्ब्रेन, तो कैरियो लेमा मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है भैया। अब और कुछ और बताओगे क्या, अरे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे अभी, तो रुको। एक आता है आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म, अब ये क्या बला है, अरे बहुत प्यारी बला है, इसको भी हम समझते हैं, क्या है ये, क्यों है ये, है, तो समझते हैं इसको। एक बार मैं अपना पेन का साइज सही कर लेता हूँ। तो भाई साहब कैरियोलेमा जो होता है ना, इसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसको एक और चीज़ भी बोला जाता है, देखो न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं, कैरियो,
कैरियो और प्लाज्म भी बोल सकता हूँ ना इसको मैं, तो कैरियो प्लाज्म, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है। एनाटॉमी का टर्म आपने लिख ली, ठीक है। इसके अलावा इसको न्यूक्लियर शेप भी कहा जाता है ना। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, मतलब ये कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या विस्कस है, क्या है। तो पहली बात तो ये विस्कस होता है भाई साहब, ये कहा गया, हमने तो ये सेलेक्ट ही नहीं किया था बे, कलर बदलो बे। विस्कस होता है ये, ठीक है। जेल, जेल लाइक होता है। बालों में लगाते हो क्या जेल? बाल उड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग ये उड़ चुके हैं, ठीक है। बालों में जेल नहीं लगाना चाहिए ना, कॉलेज में स्टाइल मारने के चक्कर में अभी तो बालों में जेल लगा लोगे, फिर लास्ट में वो होगा। तुम में से किसने वो रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी तो यार, कि भाई वो रजनीकांत आता है और वो चुट्टी वाली चीज़ लगाता है, यूँ बाल बदलता है, फिर लास्ट सेमेस्टर में फिर वो टकला हो जाता है। वैसा तुम्हारे साथ होगा। अभी तो तुम जेल वेल लगा लो बेटा, है ना। लास्ट सेमेस्टर में फिर क्या हो जाओगे, टकले हो जाओगे, हैं। हाँ भैया, टकले हो जाएंगे। इससे बढ़िया तो एक काम करना, अगर तुम्हें बाल खड़े करने ही है ना तो एलोवेरा लगा लिया करो, लड़कों को बोल रहा हूँ, ठीक है। एलोवेरा से बाल तगड़े खड़े हो जाते हैं। अगर तुम्हें बाल खड़े करने का शौक है तो एलोवेरा लगा लेना, उससे बाल नहीं उठते। मैंने खुद ने ट्राई किया है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। इनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवलप, ये इनक्लोज होता है किससे, न्यूक्लियर एनवलप से। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन, भाई साहब इसमें न्यूक्लियर जो आपका कैरियोप्लाज्म है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन भी याद रख लो यार। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में थोड़ी सी चीज़ और देखेंगे, फिर आपका सेल कंप्लीट कर देंगे हम। तो हम बात करें इसमें क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले तो वाटर होगा, ओके, है ना। और क्या होंगे, हिस्टोन प्रोटीन होंगे, पता होगा आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है, ऐसे न्यूक्लियोसोम बनते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन हो गए। और क्या होंगे, डीएनए आरएनए है इसमें, ठीक है। डीएनए है, आरएनए है, ये तो सबको पता है। और क्या है भैया, और क्या है आपके पास, ठीक है। डीएनए आरएनए पॉलीमरेज होता है ना। डीएनए आरएनए पॉलीमरेज मतलब ये डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए आरएनए बनाता है, ठीक है। क्या बोलोगे, क्या इसके पास न्यूक्लियोसाइड्स है। न्यूक्लियोसाइड्स याद रख लेना, इसके पास न्यूक्लियोसाइड्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स मत लिख देना भैया, है ना। न्यूक्लियोसाइड्स बोला है मैंने, एक न्यूक्लियोसाइड्स होता है, एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोसाइड लिखा है ना। इसके बाद में इसके पास क्या होता है, और कुछ नहीं होता, बस ये चीज़ें याद रख लेना। अब लास्ट टॉपिक हमारा, अभी तो बोल रहे थे ये लास्ट टॉपिक है, नहीं भाई एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको लिख लो, फिर बस तुम्हारा हो गया। हम बोलेंगे क्या, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का कंपोजिशन याद रख लेना, 40% डीएनए होता है क्रोमेटिन में, ठीक है। इसके अलावा आपका 50% क्या होता है इसमें, 50% होते हैं हिस्टोन। और क्या होता है, 8.5% होता है आपका इसमें क्या, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन तो होंगे लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी तो होंगे ना, तो उनका भी कंपोजिशन याद रख लेना, 8.5%। कंपोजिशन याद रखना, 40%, 50% और 8.5% क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब जानते हो क्या, हाँ, जो मतलब हिस्टोन प्रोटीन के अलावा दूसरे जो प्रोटीन होते हैं उनको अपन नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल लेते हैं। तो वो होते हैं कितने, 8.5% नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना। इसके बाद में आपके पास क्या आता है, इसके अलावा और भी कोई चीज़ें होती है क्या, हाँ होती है क्या, मैग्नीशियम आयन होते हैं क्रोमेटिन में, ठीक है। आपके पास कैल्शियम आयन होते हैं, है ना। इसके अलावा आपके पास आरएनए भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा होता है, लेस, ज़्यादा नहीं होता है ना। और बताओ, और सब बढ़िया। अब देखो, अब मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो भाई साहब वाली चीज़ें हैं। भाई साहब वाला अब तुम समझ ही गए होंगे क्या है ना। तो भाई साहब, क्रोमेटिन दो तरह का होता है, बता दो यार, ये तो बता दो यार, 12th में आई हुई चीज़ें हैं, बताओ, पढ़ा होगा तुमने, यू क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन की स्पेलिंग लिख लेना आगे, ठीक है। एक होता है आपके पास हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊं, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी यार चलो मैं बता ही देता हूँ। ये बात करें तो ये होता है लूजली, ठीक है। लूजली क्या होता है, पैक्ड होता है, लूजली पैक होता है ना। अब लूजली पैक होगा तो ये क्या होगा भैया, ये आपका लाइट स्टेन होगा, है ना। डार्क स्टेन नहीं होगा, लाइट स्टेन होगा, ओके। ओके, क्या होगा, लाइट स्टेन। बात करें अगर हम इसकी, तो भाई साहब याद रख लेना, ये डेंसली होता है, डेंसली पैक होता है। और ओबियसली बात है इसका उल्टा हो जाएगा, ये डार्क स्ट्रेन होगा, है ना, डार्क स्ट्रेन। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये तो आपने बता दिया, एक और चीज़ बता दो। एक और चीज़ क्या बताएं, एक और चीज़ हमें बताओ कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होगा और डिसएक्टिव कौन होगा। ये PYQ है भाई साहब, ठीक है। कह रहे हैं ई क्रोमेटिन जो होता है ना, वो ट्रांस CRIPT। और भाई साहब ये क्या हो गया, पेन कैसे नहीं चल रहा आज, आज हमारे पेन को क्या हो गया भाई,
ट्रांसक्रिप्टर क्या होता है, एक्टिव होता है, और ये आपको पता चल ही गया होगा अब तक, तो भाई साहब मैं बोल चुका था इसलिए, ठीक है। और ये जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन होता है ना, वो याद रख लेना इनएक्टिव होता है। ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे फ्लोर चार्ट्स में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, एक चीज़ मेरी पीछे रह गई थी, अभी मैं फिर भूल जाऊँगा तो याद नहीं रहेगा मुझे। एक चीज़ रह गई थी तो उसको लिख लो, फिर आप बोलोगे भैया ये आपने नहीं लिखाया है ना। तो यार हम नहीं चाहते कि आपका लॉस हो, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज़ जाके लिख लेना यार, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उसको डिस्कवर किसने किया था, ये लिख लेना भाई साहब। फिर बोल रहा हूँ, फिर तुम बोलोगे लिखाया नहीं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे लिख दे क्या, डिस्कवर। डिस्कवर किसने किया था, किसको बताता हूँ, बता दो, एटमैन। एटमैन, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसने इसका नाम पता है क्या दिया था, इसका नाम इसने है ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, बल्कि इसने इसका नाम बताऊँ क्या रखा था। ये जो एटमैन है ना, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, इसने इसका नाम रखा था क्या पता है क्या, इसका माइटोकॉन्ड्रिया तो नाम बाद में पड़ा था, पहले इसका नाम रखा गया था बायोब्लास्ट। ये चीज़ रह गई थी तो मुझे अभी याद आ गई, रह गई रह गई रह गई रह गई। तुम ऐसे कमेंट करोगे फिर मेरे को पता है भैया, रह गई रह गई रह गई रह गई है, तो मैंने पहले लिखा दिया बायोब्लास्ट, ठीक है, इसको बायोब्लास्ट बोलते हैं। और एक और चीज़ याद रखना क्या भैया, कि भाई अगर आप उसको देखना चाहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आपको देखना है ना, तो ये पहली बात तो आसानी से स्टैंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको स्टैंड करना ही चाहते हो तो उसके लिए एक डाई आती है, उसको जेनस डाई बोलते हैं। याद रखना ना भैया, जेनस ग्रीन, ठीक है, जेनस ग्रीन उसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपस में आपको बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जेनस ग्रीन। ले गई यार इसको मैं थोड़ा मोटा करना पड़ेगा क्या। एक काम करो भैया, रेड कलर का इस्तेमाल करो, दिख जाएगा। हाँ, रेड कलर दिख जाता है ना। इसमें फिजिक्स लगती है क्या, हाँ इसमें फिजिक्स लगती है भैया, ठीक है। GANUS, जेनस, GREEN, ठीक है। तो जेनस ग्रीन डाई है, ये क्या है, ये डाई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टैंड करने के। तो तीन चीज़ें बताई मैंने आपको, एक तो एटमैन, इसने फाइब्रोब्लास्ट बोला, ठीक है, एक डाई, जेनस ग्रीन, ठीक है। तो ये मैं आपको भूल नहीं जाता, फिर आप लिखते रह गई रह गई, बात रह गई रह गई, तो तुम ऐसा नहीं बोलो, इसलिए मैंने तुम्हें लिखवा दिया, अब कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा चल रहा था यूक्रोमेटी हेट्रोक्रोमेटी में आपको डिफरेंस बता दिया था, कौन एक्टिव होता है कौन नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका था। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, एक और फ्लो चार्ट हमें बनाना है, तो उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्रोमेटिन जो होते हैं ना, ये आपके क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, ठीक है। इनमें कंडेंस, ये हो क्या होंगे, कंडेंस, कंडेंसेशन होगा, CONDENS है, कंडेंस मतलब पैक हो जाएंगे, पैक। तो जब ये कंडेंस होंगे तो किस में बदल जाएंगे, क्रोमोसोम में बदल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, कि अगर आपको जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है, STR का मतलब स्ट्रक्चर, अगर आपको शेप देखना है तो कौन से फेज में आपको दिखेगा। वैसे तो मैं जब फेज अभी सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा अगर टॉपिक, इसके बाद में अगली वीडियो में शुरू हो जाएगा सेल डिवीजन, तो उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी बता दो, किसी को बताओ तो याद रखना ना, स्ट्रक्चर देखने के लिए मेटाफेज सबसे बढ़िया फेज है। सेल डिवीजन का मेटाफेज में आपको अच्छे से शेप दिख जाता है, सॉरी स्ट्रक्चर दिख जाता है। और शेप के लिए कौन सा है, शेप के लिए एनाफेज। तो याद रख लेना बच्चा, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई साहब वाली चीज़ भी है ये, है ना, भाई साहब वाली चीज़ है। तो याद रख लेना क्या, कि स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है, अगर बोलेगी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कहाँ पे अच्छा दिखता है, तो स्ट्रक्चर देखने के लिए कौन सा फेज है आपके पास, मेटाफेज। और अगर आपको शेप देखना है तो शेप के लिए कौन सा फेज है, एनाफेज। तो मेटाफेज में क्या दिखेगा आपको, स्ट्रक्चर, और एनाफेज में क्या दिखेगा, शेप, ठीक है। शेप और स्ट्रक्चर में अंतर होता है ना, हाँ होता है। अब और कुछ बताओगे क्या, अरे बहुत कुछ बताएंगे, समझो यहाँ पर। ये आपका क्या है, ये क्रोमेटिन है। वैसे सारी चीज़ें सबको पता ही है। इसमें क्या हुआ, अस्पेस हुआ। अब ये क्या है, आगे पढ़ ही लोगे, टेंशन मतलब सेल डिवीजन में सब आ जाएगा, ठीक है। अस्पेस हुआ तो अस्पेस में क्या होता है, डबल हो जाते हैं, देखो ये डबल क्रोमेटिन हो गए, है ना। अब इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद में इस तरीके से क्रोमोसोम बना दोगे, है ना। ये क्या है, इसका सेंट्रोमर है, ठीक है। और समझ में आ गया ना। और ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इनको अपन, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और क्या है, और तो यार यहाँ पे आपको बताओ तो एक प्रोटीनेसिस डिस्क होती है, ठीक है। किसी को पता हो तो बताओ क्या बोलते हैं इस प्रोटीनेसिस डिस्क को। भाई नीट दे के आए हो ना, ज़्यादातर मेरे को लगता है नीट के बच्चे तो बता देंगे, क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, KINETO, काइनेटोकोर। और जब आपका सेल डिवीजन होता है तो स्प्लेंडर फाइबर बनते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं बताओ, मैं बता चुका हूँ, सेंट्रियोल से, ठीक है। तो वो जो स्प्लेंडर फाइबर है ना, काइनेटोकोर से क्या होंगे, जुड़ेंगे और फिर इसको खींचेंगे, जिससे आपका जो क्रोमोसोम होता है वो डिवाइड हो जाता है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये आप सब जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है। तो
तो अब बात कर लेते हैं आगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो, है ना। देखो यहाँ पे आपके पास ये क्रोमोसोम्स है ना, ये कुछ चीज़ देख लो यहाँ पर। यहाँ पे आपको ऊपर वाले को क्या बोलते हो पी, नीचे वाले को क्या बोलते हो क्यू। तो पी क्यू आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे है ना इसके ऊपर होते हैं टीलोमर्स, ठीक है। और ये पता है जैसे जैसे समय बीतता है ना टीलोमर्स कम होता जाता है, और टीलोमर्स कम होने के कारण ही व्यक्ति बुढ़ा होता है। तो साइंटिस्ट ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिससे टीलोमर्स कम नहीं हो और व्यक्ति क्या हो जाए, बुढ़ा ही नहीं हो, ठीक है, अजर हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए बात है। और टीलोमर्स किससे बनते हैं, टीलोमरेस एंजाइम से बनते हैं, ठीक है। देखो जिसके पीछे भी एस लगा होता है ना, मतलब वो एंजाइम है। ओके भैया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको पता हो तो जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था ना शुरुआत में, तब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था क्या, हाँ भैया दिया था। मैंने आपको पूछा था कि बताओ ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था कि पहली बार ह्यूमन बॉडी में जो डिप्लॉयड और सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। किसने डिस्कवर किया था बताओ, तीजाओ एंड लीवन। और ये क्या है, PYQ है ना। फर्स्ट टाइम इन्होंने रिपोर्ट किया था, इन्होंने क्या बताया था कि जो एक ह्यूमन बॉडी डिप्लॉयड सेल होता है ना, डिप्लॉयड सेल होता है ना, डिप्लॉयड सेल में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, डिप्लॉयड में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, नंबर होते हैं वो 46 होते हैं। ये चीज़ इन्होंने क्या करी थी, डिस्कवर की थी, ठीक है। समझ में आ गया। और कहाँ पे डिस्कवर की थी इन्होंने, ये बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूंड, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूंड याद रख लेना, है ना। यूनिवर्सिटी। भाई साहब हमारे इंडिया का भी कोई आएगा नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता यार कोई आएगा, सारे 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 साइंटिस्ट विदेशी हैं। हमारे अगर इंडिया का कोई इसको डिस्कवर करता तो कैसा नाम होता, राजू, मोहन, कृष्णा, सोहन, है ना, ऐसे नाम होते हैं। लेकिन क्या करें, क्या पता मे भी हो जाता करणवीर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूंड, जो कि कहाँ पर आपके स्वीडन में। और अब बाप रे, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सही, ठीक है, स्वीडन, SWEDN स्वीडन। और भाई साहब ये डिस्कवर कब किया था उन्होंने, दिसंबर 1955 में। लेकिन ये पब्लिश कब हुई थी पता है, पब्लिश कब हुई थी, PUBLISH। ये जो डिस्कवर किया था उन्होंने 1955 में, लेकिन पब्लिश याद रखना अप्रैल में हुई थी 1956 में, है ना। तो ये ईयर भी याद रखना 1956 में हुई थी, डिस्कवर 55 में किया था और पब्लिश 1956 में किया था। और भाई साहब ये PYQ है, ये पूरी चीज़ जो मैंने आपको बताया ना, तीजाओ लीवन से लेकर पूरा तक यहाँ तक याद रखना है, PYQ है। और ये किस में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है भैया, नॉट सेट वाली चीज़ है ये, तो उसको हल्के में नहीं लेने का, याद रख लेने का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अब, हाँ अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो आखिरी टॉपिक है यार, ठीक है। इस पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ कसम आखिरी टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। आखिरी टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्या, सैटेलाइट DNA, ठीक है। तो ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। सेट क्रोमोसोम, सॉरी सैटेलाइट DNA क्या, सेट क्रोमोसोम, इसको अपन है ना सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और मार्कर क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब डायग्राम से समझ लो यार, ये देखो आपके पास क्रोमोसोम है ना। यहाँ पर इसको अपने काम करते हैं, अच्छे से समझते हैं अगले डायग्राम पे, है ना। यहाँ पे हम नहीं समझेंगे, हम इसको बड़े अच्छे डायग्राम पे समझेंगे ताकि हमें समझ में आए भैया, है ना। समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लो इसको, है ना। तो भाई साहब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहते हो भैया आप बता रहे हैं ना। देखो ये है आपका क्रोमोसोम, है ना। तो इसके ऊपर पता है यहाँ पे क्या होता है, अरे वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अरे देखो समझो, यहाँ पर सैटेलाइट क्रोमोसोम इस तरीके से होते हैं। ये जो सिंपल क्रोमोसोम था इसके ऊपर ये आ गया, तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, आज पेन बोर्ड लफड़ा कर रहा है हमारा, ये सैटेलाइट क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाइट कलर में, इसको एक काम करते हैं कलर बदल देते हैं इसका हम, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। रेड कलर, ये जो आपको रेड कलर में इतना ये दिख रहा है ना, ये इधर देखो, ये क्या है, ये सेंट्रोमर है। कौन सा, सेकेंडरी ये सेकेंडरी आपके सेंट्रोमर बोल लो, या सेकेंडरी आप बोल सकते हो क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। वैसे उसको सेंट्रोमर भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेंट्रोमर या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और भाई साहब एक चीज़ याद रखना, ये एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शन ये एक्टिव होता है, ठीक है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो बीच में होता है ना ये, इसको बोलते हैं क्या, प्राइमेरी, ठीक है। प्राइमेरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, लिख लेना कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर ही लिखी हुई स्पेलिंग, तो उसको वापस यहाँ पे लिख लेना, प्राइमेरी होता है ये। और बताओ ये एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है, याद रख लेना। ये जो प्राइमेरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल लो चाहे प्राइमेरी सेंट्रोसोम बोल लो,
ये इनएक्टिव होता है। सेकेंडरी वाला एक्टिव था, प्राइमरी वाला इनएक्टिव है। तो भाई साहब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रुको भी, कभी जाओ, अभी जाओ मत, क्योंकि तुस्सी जा रहे हो हैं, इतनी जल्दी जा रहे हो तुस्सी, इतनी जल्दी नहीं जा सकते तुस्सी। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हें कुछ और भी पढ़ाना है। आप तो बोले थे भैया आखिरी टॉपिक है, हाँ आखिरी टॉपिक ही था, लेकिन यार ये तो पढ़ोगे ना तुम। न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, राउंड और एग शेप का होता है, कंट्रोल ऑफ सेल, ठीक है, कंट्रोलर होता है सेल का, इसको आप माइंड ऑफ सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। एब्सेंस इन आरबीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। आपके ह्यूमन में जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, उस पर ये एब्सेंट होता है, ठीक है। सिव ट्यूब्स में भी नहीं होता वैसे। रेसेप्टर साइट ऑफ स्टीरोइडल हार्मोन के लिए रेसेप्टर साइट होता है ये, ठीक है। इसके बाद में देखो, द न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल ओवल शेप स्ट्रक्चर दैट यूजुअली इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ए सेल, ठीक है। ये बता दिया। मोस्ट सेल हैव लार्ज न्यूक्लियस, ज़्यादातर सेल के ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस होता है। ऑल्दो सम हैज मेच्योर रेड, जैसे रेड ब्लड सेल है, उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होते हैं, ठीक है। और स्केलेटल मसल जो होते हैं वो फ्यू अदर टाइप ऑफ सेल हैव मल्टी न्यूक्लियाई। तो देखो आप बात करोगे स्केलेटल मसल सेल की, तो उनके पास मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल के पास तो भैया न्यूक्लियस ही नहीं है। ए डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप सेव एस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है आपका जो न्यूक्लियर एनवलप होता है। ये डायग्राम देख लेना। और इसके अलावा द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप इज कंटिन्यूस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं आपको बता चुका हूँ। रिजेंबल इट इन स्ट्रक्चर मेनी ओपनिंग कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्ट्स होते हैं, है ना, जो कि सब सब्सटेंस को आने देगा। आउटर मेम्ब्रेन में पोर्ट्स है, अंदर वाले मेम्ब्रेन में नहीं है, अंदर वाली सेमी परमेबल होती है। फिर न्यूक्लियर पोर्ट्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इनसाइड मेम्ब्रेन जो होती है R1 और मोर स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियर, उसमें न्यूक्लियाई होते हैं। सिंगुलर्स को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियाई मतलब क्या है, बहुत सारे, जब बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ बोलोगे ना न्यूक्लियस को, तो आप क्या बोलोगे उसको, न्यूक्लियाई, ठीक है। लेकिन एक सिंगुलर को क्या बोलोगे, न्यूक्लियस बोलोगे। डेट फंक्शन प्रोड्यूस, जिनका काम क्या होता है, प्रोड्यूसिंग राइबोसोम, तो आप बोल सकते हो राइबोसोमल फैक्ट्री किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को, ठीक है, या न्यूक्लियाई को भी बोल सकते हैं। एच न्यूक्लियस इज सिंपली ए क्लस्टर ऑफ प्रोटीन आरएनए डीएनए। क्या बोल रखा है, न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय, देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मैं बता चुका हूँ। ये कोई ऑर्गेनल भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये क्लस्टर है बस, और कुछ नहीं है। क्लस्टर मतलब गुच्छा है। फिर आपको क्या देखा है कि न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, और विद इन द न्यूक्लियस आर मोस्ट ऑफ द सेल हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स, ठीक है। अब क्रोमेटिन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो ये पता नहीं यहाँ पे हमने क्यों लिख रखा है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमने बता दिया आपको पूरा क्रोमेटिन के बारे में। ये डायग्राम देखो यहाँ पे, समझना इस डायग्राम को, ये क्या आ गया अभी, ये तो किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। हमारे पास ये डायग्राम समझो यहाँ पर, ये डायग्राम क्या दे रखा है, इस डायग्राम को समझो। अगर आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले आपको डीएनए दिख रहा होगा, है ना, ये डीएनए दिख रहा है, हाँ। इस डीएनए में क्या हुआ, थोड़ा आप बोलोगे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, तो देखो ये न्यूक्लियोसोम बन गई, आपको दिख रहे हैं ना इस तरीके, ये न्यूक्लियोसोम, इसके हिस्टोनोप्टोमर है, उसके चारों तरफ ऐसे डीएनए रैप्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बनेंगे। न्यूक्लियोसोम और ज़्यादा कंडेंस होते होते क्या बन गया यहाँ पे, क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन से आपके पास ये क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। तो ये डायग्राम आपको समझा रखा है, मुझे आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम, बस इसको बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए डायग्राम है और कुछ नहीं है ना। बनाने बैठ जाओ, उसको बनाना नहीं है भैया, ठीक है, बनाना नहीं है ना, समझने के लिए लगाया, तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई साहब ये था आज की वीडियो के लिए। रुको भी जाओ मत, एक चीज़ समझ लो यहाँ पर, अब भी हमने फेसबुक पे भी ये सारी वीडियो है ना इसी फॉर्मेट में, प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भरोसा नहीं, आप लोग जानते ही हो। तो यार आपको फेसबुक में जाके बस फॉलो कर लेना है। अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है यूट्यूब पे, तो आपको पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ फ्री है, और इसी फॉर्मेट में, प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सपोर्ट करना और भी टीचर्स के लिए, ठीक है, ताकि आपको और भी टीचर्स लाए जा सके, आपको पढ़ाया जा सके, टीचर्स जल्दी आया जा सके। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सपोर्ट करना, बस ये बताना था। तो बस आज के लिए इतना ही यार, ठीक है। और यहाँ फेसबुक पे कोई गलत चीज़ें मत देखना, वहाँ पे गलत चीज़ें भी आती है, वो चीज़ें देखना मत, ठीक है। बस मैं पढ़ाई की चीज़ें देखना, ओके। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य और एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज का या अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी स्वामित्व, ऑनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशनल यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइटेड सामग्री अनजाने में प्रयोग हो गई है, तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल लेखक प्रकाशक को जाता है।